Good morning, students. Today we will continue our chapter 17, Fundamental Rights, Duties and Directive Principles of State Policy. In this video, we will start our fourth fundamental right, which is right to freedom of religion. Some provisions are come under this right. One by one we will discuss it. Let us start with the first. Freedom of conscience and the right to profess, practice and propagate any religion means if you are the citizen of India, you can choose any religion of your choice, or you can worship any religion of your choice in any way you like, or you can totally free to spread your religion of your choice. आप कोई भी धर्म को मान सकते हो, उसको जैसे चाहे उसकी पूजा कर सकते हो, जैसे चाहे उसका प्रचार कर सकते हो. यू आर टोटली फ्री अंडर दिस राइट. नेक्स्ट, सेकेंड, freedom to every religious institution to manage its own affairs in matter of religion. First of all, what are religious institution? For example, your temples, church, masjid, gurdwara. These are our religious institutions, and these institutions under this right are totally free to manage their affairs in the matter of religion. ये जो मस्जिद है, मंदिर हैं, ये अपने रिलीजन के मामले में बिल्कुल फ्री हैं डिसीजन लेने के लिए. जैसे चाहे वर्शिप कर सकते हैं, जैसे चाहे अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं. द स्टेट हैज़ नो इंटरफेरेंस इन द मैटर ऑफ रिलीजन बिकॉज द स्टेट हैज़ नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन. स्टेट का कोई भी धर्म नहीं है. ओके. नेक्स्ट, थर्ड, state will not collect any taxes for promotion of any particular religion. Means state will not charge any type of taxes on the name of religion. For example, in 7th class you have studied about Mughal period. उसमें आपने पढ़ा अकबर के बारे में. In the time period of Akbar, basically the Hindus were paid a tax named was Tiratkar to travel their religious place. Okay. अब उनको ये टैक्स देना पड़ता था, मुस्लिम्स को नहीं, बिकॉज अकबर वॉज अ मुस्लिम किंग. तो मुस्लिम्स को एग्जेम्प्टेड किया गया था इसके लिए, और हिंदुओं को एक टैक्स देना पड़ता था अपने तीर्थ स्थान पर जाने के लिए. बट आफ्टर इंडिपेंडेंस द स्टेट हैज़ नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन. स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है. और अंडर दिस फंडामेंटल राइट स्टेट विल नॉट चार्ज एनी टाइप ऑफ टैक्सेस ऑन द नेम ऑफ रिलीजन. किसी भी तरह का टैक्स स्टेट आपसे नहीं ले सकती है, जैसा पहले आपने देखा मुगल पीरियड में लिया जाता था. फोर्थ, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कैन बी इम्पार्टेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विच इज़ होली और पार्शली मेंटेन आउट ऑफ स्टेट फंड. बेसिकली आपने देखा होगा कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो स्टेट फंडिंग पे चलती हैं, या कॉलेज या स्कूल जो गवर्नमेंट उनको फंड देता है चलाने के लिए. तो वहाँ पे किसी भी तरह की पर्टिकुलर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जा सकती, किसी पर्टिकुलर धर्म के बारे में इंस्ट्रक्शंस वहाँ नहीं दी जा सकती. ठीक है. तो ये बिल्कुल टोटली बैन है. नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कैन बी इम्पार्टेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. हाँ, जो स्टेट फंडिंग से नहीं चलती वहाँ पे कि वो अपने धर्म का प्रचार कर सकते, दे आर टोटली फ्री. ओके. नेक्स्ट है आपका फंडामेंटल राइट, फिफ्थ फंडामेंटल राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. अंडर दिस राइट two provisions are there. First, it guarantees to preserve, maintain and promote one's culture and language. जैसे you are free to adopt any religion of your choice, तो आपका कुछ कल्चर है, आपका कुछ कस्टम है, ट्रेडिशंस हैं, आपकी लैंग्वेज है. फॉर एग्जांपल यू आर अ मराठी, तो आपकी मराठी लैंग्वेज है, आपका मराठी कल्चर है. तो अंडर दिस राइट ये आपको गारंटी देता है कि आप अपने धर्म को, अपने कल्चर को मेंटेन कर सकते हैं. नो इंटरफेरेंस इन द केस ऑफ एनी ऑन द साइड ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट. किसी भी तरह की ऐसी इंटरफेरेंस इसमें नहीं होगी. Second, the minority will be given assistance by the state to establish and administrate educational institution of their own to preserve and develop their culture.
अब माइनॉरिटीज़ कौन होती हैं? जो पॉपुलेशन में कम होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मुस्लिम्स हैं, आपके माइनॉरिटी में आते हैं, सिख माइनॉरिटी में आते हैं, मतलब जिनकी पॉपुलेशन कम है। अब उनको अपना कल्चर मेंटेन करने के लिए, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को मेंटेन करने के लिए पूरी छूट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो अपने इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं। जैसे मुस्लिम्स हैं, उनकी अलग यूनिवर्सिटी होती है, मदरसा होता है जहाँ पे बच्चे उनके पढ़ने जाते हैं बेसिकली। तो ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को मेंटेन करने में गवर्नमेंट और स्टेट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। they are totally free to preserve their culture and they establish their educational institution. Students, I hope you have understood these two fundamental rights, right to freedom of religion and cultural and educational right. Okay, now come on the assignment. These are the question answers related to the previous topics or the latest topic. Okay, after listening this video you will find out the question answer with the help of your book. Okay, first, explain the significance of fundamental rights in our day to day life. Significance means importance. fundamental right क्या है, उनकी क्या importance है, ये आपने इसमें डिस्कस करना है. नेक्स्ट है एक्सप्लेन द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. मीन्स टुडे we are discuss the points or the provisions right to freedom of religion. Same third question, explain the 5 provision given under the right to equality. इसमें भी वही provisions जो हमने in the previous video we have already discussed about these provisions. Next, highlight the main provisions of the right to freedom. Same question. Fifth, explain the right against exploitation. In the previous video we have discussed about right against exploitation. So you will write the provisions come under right against exploitation with the help of your book. Student, I hope you have understood the topic with the help of these questions. Okay, you will do this question answers with the help of your book. Thank you student, have a nice day.